हेलो स्टूडेंट्स, कल अपनी एमिनो एसिड्स के बारे में बात चल रही थी और एमिनो एसिड्स में हमने पढ़ा 5 टाइप के एमिनो एसिड्स जो ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन टाइप के एमिनो एसिड्स पढ़े। उनका बाय नेचर पढ़ा कि वो नेचर में कैसे हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा कि वो एसेंशियल होते हैं या नॉन एसेंशियल होते हैं। इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा, या फिर उनकी पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी के बेसिस पे भी हमने कुछ जानकारी प्राप्त की। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इन 5 टाइप के एमिनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ाई की थी। आज अपन देखते हैं कि अभी पीछे 15 एमिनो एसिड बचे हैं, यानी कि हमने कितने एमिनो एसिड्स की बात की थी कि 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, और 20 एमिनो एसिड्स में से हमने कितने एमिनो एसिड्स की स्टडी की? 5 एमिनो एसिड। और वो कौन सी? ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन। इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो अब देखिए आइसोल्यूसिन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखना कि उसके पास में 2 किरिल कार्बन होते हैं। बाकी ग्लाइसिन के पास में एक भी किरिल कार्बन नहीं होता। 20 में से 3 एमिनो एसिड्स की थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी है। बाकी जो 17 एमिनो एसिड होते हैं उन सब के पास में ओनली एक किरिल कार्बन होता है। यानी कि एक एमिनो एसिड ऐसा होता है जिसके पास एक भी किरिल कार्बन नहीं होता, और 2 एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिसके पास में 2-2 किरिल कार्बन होते हैं। बाकी जो पीछे 17 एमिनो एसिड्स हैं उन सब के पास में एक एक किरिल कार्बन होता है। तो ये बात की थी हमने इन एमिनो एसिड्स के बारे में। अब देखते हैं कुछ और एमिनो एसिड्स के बारे में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप एमिनो एसिड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन आर चेन, यानी कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जिसके आर चेन पर क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और आर चेन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो 2 एमिनो एसिड्स पे प्रेजेंट होता है। एक तो होता है सेरीन और दूसरा होता है थ्रियोनिन। यानी एक एमिनो एसिड तो हो गया सेरीन, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हो गया थ्रियोनिन, जिसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेरीन एंड थ्रियोनिन एक ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जिनकी आर चेन पे आपको क्या मिलेगा? OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले एमिनो एसिड्स का नाम बताओ, या किसी एक एमिनो एसिड्स की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताओ। तो इसके अगर केमिकल स्ट्रक्चर बनाएं तो अपने को कुछ ऐसी दिखाई देती है। इतना तो सब में हमने पेरेंट मॉलिक्यूल पढ़ा था कि ये तो पेरेंट मॉलिक्यूल है, और यहां पर CH2 के पास में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हमने उसको क्या नाम दे दिया? सेरीन एमिनो एसिड। यानी कि यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? सेरीन एमिनो एसिड। देन उसके बाद में थ्रियोनिन एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आप उसके अंदर क्या देखोगे? थ्रियोनिन एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पास में 2 किरिल कार्बन होते हैं। तो देखते हैं कैसे होते हैं 2 किरिल कार्बन। किरिल कार्बन को आपको पहचानना तो आ ही गया होगा। ये होती है थ्रियोनिन की स्ट्रक्चर। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आप आराम से इसको पहचान सकते हैं कि इसके पास तो ओनली एक ही किरिल कार्बन है, लेकिन इसके पास देखिए ये किरिल कार्बन तो है ही है, इसके अलावा इसके इधर तो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी है वो 4 अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हो रही है। तो ये भी क्या है? किरिल कार्बन। इस प्रकार से इसके पास भी क्या है? 2 किरिल कार्बन। एक किरिल कार्बन, तो 2 किरिल कार्बन का एक एमिनो एसिड तो मैंने बताया आपको आइसोल्यूसिन, और एक है थ्रियोनिन। ये 2 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके पास में 2 किरिल कार्बन होते हैं। बाकी सबके पास में एक एक किरिल कार्बन होता है। अब देखिए
जैसा कि हमने बताया कि इसके ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है R चेन पर, और R चेन पर OH ग्रुप होता है, तो इसका मतलब ये अमीनो एसिड कैसे होते हैं, दोनों के दोनों ही पोलार होते हैं, दोनों के दोनों ही पोलार एमिनो एसिड होते हैं। देन इसके अंदर अगर ट्रांसलेशनल यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की बात करें, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की जब आप देखोगे कि इसके अंदर किस प्रकार का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन पाया जाता है, तो फॉस्फोरिलेशन पाया जाता है। अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है, आप पता, ट्रांसलेशनल का क्या मतलब होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, और पोस्ट ट्रांसलेशनल का क्या मतलब हो गया कि प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में, यानी कि पोस्ट ट्रांसलेशनल का मतलब हो गया कि प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में, और मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में होने वाले मॉडिफिकेशंस को अपन क्या बोल देंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर जो सबसे कॉमन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है वो है फॉस्फोरिलेशन। वो क्या है, फॉस्फोरिलेशन, यानी कि इसके OH ग्रुप पर एक फॉस्फेट ऐड कर दिया जाता है। तो इस फॉस्फोरिलेशन का फायदा क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने से या तो एक्टिव हो जाएंगी या इनएक्टिव हो जाएंगी। यानी कि प्रोटीन्स को अगर आपको रेगुलेट करना है, प्रोटीन को अगर आपको रेगुलेट करना है तो उनको एक्टिव भी रखना पड़ेगा और टाइम टाइम पे इसको इनएक्टिव भी करना पड़ेगा, आपको दोनों ही काम करने पड़ेंगे। तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के अंदर क्या किया जाता है, ये मोस्ट कॉमन बहुत सी चीजें होती है, आगे पढ़ेंगे, मिथाइलेशन भी होता है, यूबिक्विटाइनाइजेशन भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो मॉडिफिकेशन है वो है फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन करने की वजह से हो सकता है कि आपकी प्रोटीन एक्टिव हो जाए और हो सकता है आपकी प्रोटीन इनएक्टिव हो जाए। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर जो फॉस्फोरिलेशन होता है वो 5 एमिनो एसिड्स पे होता है। 20 एमिनो एसिड्स में से 5 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके ऊपर फॉस्फोरिलेशन होता है। शेरिन, थ्रियोनिन, टायरोसिन वगैरह आगे हम पढ़ेंगे, उनके ऊपर भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। शेरिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, टायरोसिन हो गया, एक होता है एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, कितने एमिनो एसिड हो गए, ये एक लाइसिन होता है, 5 एमिनो एसिड हो गए। इन 5 एमिनो एसिड्स पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर फॉस्फोरिलेशन होता है। और फॉस्फोरिलेशन क्यों करते हैं, देखिए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन अपन करते ही इसलिए ताकि उस प्रोटीन को रेगुलेट किया जा सके, उस प्रोटीन को अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग काम किया जा सके। यानी कि प्रोटीन को अगर अपने अकॉर्डिंग काम करवाना है तो उसके अंदर आपको कुछ ऐसे चेंज करने पड़ेंगे जिससे कि आप उसको रेगुलेट कर सके। तो फॉस्फोरिलेशन है वो मोस्ट कॉमन रेगुलेशन है जिसकी वजह से प्रोटीन या तो एक्टिव हो जाएगी और या फिर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी। अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने की वजह से प्रोटीन एक्टिव हो रही है तो आप फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दोगे, और जब प्रोटीन का काम कंप्लीट हो गया तो फॉस्फेट ग्रुप उससे वापस हटा दोगे, यानी डीफॉस्फोरिलेशन कर दोगे उसका। अब फॉस्फेट ग्रुप अगर आप वापस हटा दोगे तो फिर उस प्रोटीन ने काम करना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से आप पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से प्रोटीन को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, उसको रेगुलेट कर सकते हो। तो ये होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो फॉस्फोरिलेशन इन दोनों पे होता है। देन इनके ऊपर होता है ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। इनके ऊपर कौन सा होता है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन के ऊपर शुगर ऐड करना क्या कहलाता है, ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोटीन के ऊपर शुगर ऐड करना क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन। ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या हो गया कि शुगर कहां ऐड होगी, इसके हाइड्रोजन पर, यानी ऑक्सीजन तो हट जाएगा, और सॉरी हाइड्रोजन तो हट जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर शुगर ऐड होगी। ये हाइड्रोजन तो यहां से हट जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर शुगर ऐड होगी। ऑक्सीजन के ऊपर शुगर ऐड होने की वजह से हमने उसको क्या बोल दिया, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर शुगर ऐड होने की वजह से ही हमने उसको नाम क्या दिया है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। उसी प्रकार से थ्रियोनिन के ऊपर भी इस ओ लिंक के ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन होगा, इसीलिए हमने दोनों के अंदर नाम क्या दे दिया कि इनके अंदर ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कहां होता है, गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी में। आपने कभी सेल बायोलॉजी पढ़ी हो तो आप जानते हैं
या फिर मैंने एक क्लास में पहले भी बताया था कि प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन की फोल्डिंग की जाती है। प्रोटीन की फोल्डिंग करने के बाद में उसको गोल्जी बॉडी में भेजा जाता है। गोल्जी बॉडी में भेजने के बाद गोल्जी उसके ऊपर कुछ शुगर ऐड कर देगा। गोल्जी बॉडी क्या कर देगा, उसके ऊपर कुछ शुगर ऐड कर देगा, जिससे प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर हेल्प होगी और प्रोटीन अपनी फोल्डेड फॉर्म में मेंटेन रह पाएगी। इसके बाद में ये करेक्टर हो गया। जो सेरीन होता है, सेरीन जो है वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। सेरीन है वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, और जो थ्रियोनिन है वो एसेंशियल एमिनो एसिड है। ये अलग है दोनों। ये क्या है, एसेंशियल एमिनो एसिड। तो ये कुछ इनके बारे में स्पेसिफिक बातें थी। नॉन एसेंशियल, एसेंशियल, ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन। ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन एक तो ध्यान में रखना किस पे होता है, ओनली सेरीन एंड थ्रियोनिन पे, और कहां होता है, गोल्जी बॉडी में। क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्पफुल होता है। ये क्या काम करता है, प्रोटीन की फोल्डिंग करवाने में हेल्पफुल होता है। और किसी भी प्रोटीन को आपको फंक्शनल फॉर्म में बनाना है तो उस प्रोटीन की फोल्डिंग करनी पड़ेगी। बार बार मैं आपको प्रोटीन फोल्डिंग का नाम दे रहा हूं। जब एमिनो एसिड कंप्लीट पढ़ लेंगे तो अपन पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। अभी अपन प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। जब प्रोटीन की फोल्डिंग पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि एक्चुअल में प्रोटीन फोल्डिंग है वो क्या होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है। जब अपन प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे तब आपको इसके बारे में भी बता दिया जाएगा कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है। तो ये थे अपने OH ग्रुप वाले एमिनो एसिड, सेरीन एंड थ्रियोनिन। देन अब अपन पढ़ेंगे सल्फर ग्रुप। सल्फर ग्रुप प्रेजेंट ऑन आर चेन। यानी अभी हमने देखा कि आर चेन पर OH ग्रुप है। अब दो एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसकी आर चेन पर क्या होता है, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो दो एमिनो एसिड होते हैं, उनका नाम होता है सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सिस्टीन एंड मिथियोनिन। अब इनकी केमिकल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, सिस्टीन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो C होती है, मिथियोनिन की जो है वो M होती है। अभी जो सिंबल है वो सिंपल सिंपल लेके चल रहा हूं, जिनका पहला अक्षर है वही उनके सिंबल है। आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि सिंबल के अंदर चेंज आएगा। पहला अक्षर कुछ ही है और सिंबल कुछ ही है। फिलहाल तो सिंपल चीजें चल रही हैं। तो सिस्टीन के बाद में अपन बात कर रहे हैं उसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया एलानिन तक सारी चीजें सेम होती हैं। ये इतनी स्ट्रक्चर एलानिन की थी। आप जानते हैं कि इतनी स्ट्रक्चर किसकी थी, एलानिन की। अब अगर उसके पास में आप सल्फर ग्रुप ऐड कर रहे हैं, यानी SH ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सिस्टीन बन जाएगा। सल्फर ग्रुप ऐड करते ही क्या बन जाएगा, सिस्टीन ग्रुप बन जाएगा। इस सिस्टीन ग्रुप को क्या बोलते हैं, डेंसाइल ग्रुप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेंसाइल ग्रुप। यानी इतना सा जो सल्फर ग्रुप है ना, इसको अपन डेंसाइल ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब मिथ्योनिन के केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मिथ्योनिन के केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखेंगे कि इतनी चीजें तो कॉमन है, और आर चेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर। अब वो कहां प्रेजेंट होगा वो देखना इंपॉर्टेंट है। ऐसे किसकी स्ट्रक्चर होती है, मिथ्योनिन की। यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो SH ग्रुप है, SH ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में है, लेकिन यहां ये फ्री फॉर्म में नहीं है, ऑक्यूपाइड कंडीशन में है। तो सिस्टीन है, सिस्टीन एमिनो एसिड सबसे इंपॉर्टेंट इसका काम क्या है, यह डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। सिस्टीन क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। मिथ्योनिन डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता। डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, एक
दूसरा एमिनो एसिड आएगा और दूसरा एमिनो एसिड आके वो अपनी एसएच ग्रुप इस आर चेन की तरफ कर देगा, यानी कि यहां से दूसरा एमिनो एसिड ऐसे एसएच ग्रुप है वो आर चेन की तरफ कर देगा, इधर से उल्टा लटका हुआ एमिनो एसिड है, तो दो सिस्टीन एमिनो एसिड बन जाएंगे और आपस में कौन से बॉन्ड बनाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड एक कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन बनाता है, ओनली सिस्टीन बनाता है। ध्यान रखना, मिथ्योनिन है वो सल्फर ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड है, लेकिन वह डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता। डाइसल्फाइड बॉन्ड वह क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि उसका आप देख पा रहे हो जो एसएच ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में नहीं है, मिथाइल ग्रुप ने ऑक्यूपाई कर रखा है इसको फ्री नहीं छोड़ रखा, और फ्री नहीं छोड़ रखा इसीलिए ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता। मिथ्योनिन के बारे में आप जानते हो कि जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के अंदर जो सबसे पहला एमिनो एसिड आता है वह कौन सा है, मिथ्योनिन एमिनो एसिड। इन ट्रांसलेशन जो फर्स्ट एमिनो एसिड है वो कौन सा होता है, मिथ्योनिन एमिनो एसिड। इसके अलावा मिथ्योनिन के बारे में और आप क्या देखेंगे कि ये जो लेग्यूम प्लांट होते हैं, जितने भी लेग्यूम प्लांट होते हैं उनके अंदर मिथ्योनिन एब्सेंट होता है। क्या है, मिथ्योनिन एब्सेंट। सभी टाइप के जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उसके अंदर मिथ्योनिन एब्सेंट होता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो जितने भी अनाज हैं, लेग्यूम प्लांट का मतलब हो गया दालें, सब्जियां, दालें, ये सारी सारी लेग्यूम प्लांट के अंदर आती हैं। तो सब्जियों के अंदर या दाल के अंदर क्या होता है, मिथ्योनिन एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो लाइसिन एमिनो एसिड होता है वो सब अनाज के अंदर एब्सेंट होता है। इसीलिए आप हमेशा अनाज के साथ में क्या खाते हो, लेग्यूम खाते हो, यानी अनाज के साथ सब्जी खाते हो, अनाज के साथ वो दाल खाते हो, चावल के साथ में दाल खाते हो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उससे आपकी जो प्रोटीन की पूर्ति है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने ओनली अनाज खाया है तो आपकी बॉडी में लाइसिन की कमी हो जाएगी, अगर आपने ओनली दाल खाई है तो आपकी बॉडी में मिथ्योनिन की कमी हो जाएगी। इसीलिए जब आप खिचड़ी भी बनाते हो तो उसके अंदर दाल और चावल मिक्स करते हो। नेचर ने जो भी काम किया है वो बड़ा सोच समझ के किया है, ठीक है। जो चीजें बहुत ही पुराने टाइप की चीजें आ रही है सबके अंदर आपको साइंटिफिक लॉजिक मिलता है। हमेशा आप दाल एंड चावल का मिक्सअप करके ही खाते हो, अकेलों को नहीं खाते, क्योंकि अगर आपने इनको अकेलों को खाया तो फिर आप में किसकी कमी होगी, प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी का क्या मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड की भी ही कमी है तो वो प्रोटीन सीक्वेंसिंग प्रॉपर नहीं बन पाएगी। यानी किसी प्रोटीन के 200 एमिनो एसिड्स थे, उन 200 एमिनो एसिड्स के जगह 5 जगह पे मिथ्योनिन है। मान लो 200 एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस है और उस 200 एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस के अंदर 5 जगह मिथ्योनिन है। आप क्या खा रहे हो, ओनली दाल ही दाल खा रहे हो, तो वो 5 जगह पे मिथ्योनिन नहीं बन पाएगा, क्योंकि मिथ्योनिन की कमी है तो वो मिथ्योनिन आ नहीं पाएगा, और मिथ्योनिन नहीं बन पाएगा जिसकी वजह से मिथ्योनिन की क्या हो जाएगी, कमी। और एमिनो एसिड्स में यानी कि प्रोटीन अगर 1000 एमिनो एसिड्स की भी है और उसके अंदर एक एमिनो एसिड भी एब्सेंट हो गया, यानी 1000 एमिनो एसिड्स में एक एमिनो एसिड्स भी एब्सेंट हो गया, तो वो प्रोटीन फंक्शनल फॉर्म में नहीं रहेगी, वो प्रोटीन आपके किसी भी काम की नहीं है। अगर 1000 एमिनो एसिड्स की प्रोटीन के अंदर भी एक एमिनो एसिड मिस हो गया तो वो प्रोटीन भी आपके किसी भी काम की नहीं है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सब चीजों का कॉम्बिनेशन बना के ही खाया जाता है, क्योंकि लेग्यूम प्लांट के अंदर मिथ्योनिन एब्सेंट होता है और जितने अनाज होते हैं उसके अंदर लाइसिन एमिनो एसिड एब्सेंट होता है। तो सिस्टीन के बारे में मैंने बताया, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। और ये एक बात का स्पेशल ध्यान रखना, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट में बनता है। ये स्पेशल बात मैंने क्यों बोला, जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है वो किस एनवायरनमेंट में बनता है, ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट में। देखो जब बॉन्ड बनते हैं तो वो रिड्यूसिंग कंडीशन के अंदर बनते हैं, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन के अंदर टूटते हैं। अगर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है तो बॉन्ड बनेंगे, और ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट है तो बॉन्ड टूटेंगे। ये एक नियम होता है। अगर रिड्यूसिंग कंडीशन है तो क्या होगा, बॉन्ड बनेंगे, और ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन है तो बॉन्ड टूटेंगे। ये नेचर का एक रूल होता है। यानी शुरुआत के अंदर जो नेचर के अंदर हुआ,
इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के अंदर फर्स्ट लाइफ आई, तो उस टाइम पे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट हुआ जिसकी वजह से लाइफ है वो ओरिजिनेट हो पाई, यानी बॉन्ड का बनना स्टार्ट हुआ, बॉन्ड का बनना स्टार्ट हुआ तो बड़ी लाइफ बनी, बड़ी बॉडी बनी, वो रिड्यूसिंग कंडीशन थी। लेकिन बाद में ऑक्सीडाइज एनवायरनमेंट यानी ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ गई, यानी सबसे पहले एनारोबिक लाइफ आई, एनारोबिक लाइफ के बाद में एरोबिक लाइफ आई। एरोबिक लाइफ का क्या मतलब हो गया कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो फिर इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट आ गया, और ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड्स का वापस से टूटना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो एक ऐसा बॉन्ड है जो ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट पर तो बनेगा और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में टूटेगा, उल्टा है, नेचर के खिलाफ है। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो नेचर के खिलाफ है। तो इस डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी स्पेशली ध्यान रखना। एक तो ये ध्यान रखना कि डाइसल्फाइड बॉन्ड ओनली सिस्टीन एमिनो एसिड बनाता है, दूसरा ये ध्यान रखना कि डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑक्सीडाइज एनवायरनमेंट में बनता है। नॉर्मली ऑक्सीडाइज एनवायरनमेंट में बॉन्ड टूटते हैं और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में बॉन्ड बनते हैं, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड इसका जस्ट रिवर्स है, ऑक्सीडाइज एनवायरनमेंट में तो बनेगा और रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में टूटेगा। देन मेथियोनिन के बारे में हमने देखा कि ये है मिथियोनिन एमिनो एसिड्स है, यह AUG कोडोन को कोड करता है, स्टार्ट कोडोन जिसको आप बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट कोडोन को कोड करता है। इसके अलावा जो मिथियोनिन होता है वो असेंशियल एमिनो एसिड होता है, मिथियोनिन जो है वो असेंशियल एमिनो एसिड होता है, इसीलिए तो इसकी कमी हो जाती है, इसीलिए तो आपको दाल के माध्यम से, अनाज के माध्यम से इसको लेना पड़ रहा है। तो ये असेंशियल एमिनो एसिड्स है। इसके अलावा सिस्टीन, शायद यहां पर आपको विजिबल नहीं हो पा रहा, तो सिस्टीन के अंदर लिखना यह है नॉन असेंशियल एमिनो एसिड है। सिस्टीन के अंदर आप क्या लिखोगे, यह है नॉन असेंशियल एमिनो एसिड है। अगर यहां विजिबल भी नहीं हो पा रहा है तो आपको लिख लेना कि सिस्टीन जो है वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। तो ये बात थी सल्फर ग्रुप के एमिनो एसिड्स के बारे में। तो ये दोनों के दोनों पोलार हैं, यानी सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये शायद आप जानते होंगे, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों एमिनो एसिड्स क्या है, पोलार एमिनो एसिड है। तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनके दो सिस्टीन आपस में जुड़ रहे हैं, उन दोनों सिस्टीन को कंबाइंडली अपन बोलते हैं सिस्टाइन। उन दोनों एमिनो एसिड्स को आपस में क्या बोलेंगे, सिस्टाइन। दोनों की स्पेलिंग का ध्यान रखना, मतलब बहुत सी चीजों की मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, लेकिन सिस्टीन और सिस्टाइन दोनों की स्पेलिंग मुझे बहुत अच्छे से आती है। उन दोनों की स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है कि जो सिस्टीन, सिस्टीन का मतलब हो गया कि एक एमिनो एसिड की बात कर रहे हो, और जब आप सिस्टाइन एमिनो एसिड्स की बात करोगे तो आप ये समझोगे कि दो एमिनो एसिड हैं और दोनों एमिनो एसिड आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये बात थी सिस्टीन और मिथियोनिन के एमिनो एसिड्स की, अर्थात इस एमिनो एसिड्स की जिसके ऊपर कौन सा ग्रुप होता है, सल्फर ग्रुप होता है। अब देखेंगे एलिफेटिक साइक्लिक आर चेन। साइक्लिक का क्या मतलब होता है, साइक्लिक फॉर्म के अंदर वो चलेगी। तो साइक्लिक आर चेन के अंदर अपन देखेंगे, जस्ट सेकेंड्स, साइक्लिक आर चेन के अंदर एक प्रोलीन एमिनो एसिड होता है, और प्रोलीन एमिनो एसिड्स जो होता है, प्रोलीन एमिनो एसिड होता है वो ना तो पोलार होता है और ना ही नॉन पोलार होता है। प्रोलीन एमिनो एसिड हमेशा प्रोटीन को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। प्रोलीन एमिनो एसिड है वो प्रोटीन को डिस्टर्ब करेगा। एलिफेटिक साइक्लिक आर चेन, उनके पास में क्या होती है, साइक्लिक आर चेन होती है, और इसका एग्जांपल क्या है, प्रोलीन। इसका एग्जांपल है प्रोलीन। प्रोलीन एमिनो एसिड है वो भी 20 एमिनो एसिड्स में से सबसे स्पेशल एमिनो एसिड है, उसके पास में भी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। इसको एमिनो एसिड नहीं बोल के उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनो एसिड। अब इम्यूनो एसिड इसको क्यों बोलते हैं,
ये इसका एक एमिनो एसिड है और यहां पर ये देखिए, जितने भी एमिनो एसिड्स की आपने केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ी उसके अंदर COOH और NH2 ग्रुप को फ्री फॉर्म में ही आपने पाया। जितने भी एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर आपने जो पढ़ी है वो जितने भी एमिनो एसिड्स की है वो NH2 ग्रुप या बेसिक ग्रुप और एसिडिक ग्रुप है उनको फ्री ही पाया है। लेकिन प्रोलीन की स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे कि जो बेसिक ग्रुप है वो ऑक्यूपाई है, और बेसिक ग्रुप ऑक्यूपाई यानी कि ये जो है वो रोटेशन नहीं कर पाएगा, ये रोटेशन नहीं कर पाएगा, रोटेशन ओनली यही कर पाएगा। तो फाई एंड साई की वैल्यू इसकी अलग होती है। फाई एंड साई की वैल्यू भी पढ़ेंगे जब रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में पढ़ेंगे। रामाचंद्रन प्लॉट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन का जो लगभग पोर्शन है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि रामाचंद्रन प्लॉट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विश्व स्तरीय साइंटिस्ट हैं और रामाचंद्रन जो है वो इंडियन साइंटिस्ट है। बाकी जितने भी आप साइंटिस्ट पढ़ते हो, विदेशों के अंदर साइंटिस्ट पढ़ते हो, वो फलाना देश का फलाना, लेकिन जो रामाचंद्रन है वो विश्व स्तर पे उन्होंने काम किया है और वो इंडियन साइंटिस्ट है। और इंडियन साइंटिस्ट के सम्मान में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनसे एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। तो रामाचंद्रन प्लॉट जब एमिनो एसिड्स कंप्लीट पढ़ लेंगे तो रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में भी अपन अच्छे से जानेंगे। तो फिलहाल तो आप इतना समझ लिए कि जो आर चेन की स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है स्टेरिक बाधा, और बाधा की वजह से ये जो कार्बन ग्रुप है वो रोटेट नहीं कर पाएगा। आर चेन के अंदर बहुत ज्यादा हैवी होने के कारण क्या करेगा, रोटेट नहीं कर पाएगा, और रोटेट नहीं कर पाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा, और रोटेट नहीं कर पाएगा तो ये इसको लेस एरिया occupied on रामाचंद्रन प्लॉट, लेस एरिया ऑक्यूपाइड ऑन रामाचंद्रन प्लॉट। रामाचंद्रन प्लॉट पर इसको सबसे लेस एरिया मिलता है, सबसे कम एरिया प्रोलीन को मिलता है। इसके अलावा प्रोलीन की एक खास बात है कि इसको एमिनो एसिड नहीं बोल के इसको क्या बोलते हैं, इमिनो एसिड। इमिनो एसिड की का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली NH3 ग्रुप यहां होता था और NH3 को अपन बोलते हैं एमिनो, लेकिन NH2 को NH3 था इसको हमने एमिनो ग्रुप बोला और NH2 को इमिनो ग्रुप बोलते हैं। यहां पर आपको NH3 नहीं दिखाई दे रहा, NH2 दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको एमिनो ग्रुप नहीं बोल के इमिनो एसिड बोलते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करता है कि नॉर्मली प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं वो ट्रांसफॉर्म में बनते हैं। जितने भी प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे वो पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांस बॉन्ड बनेंगे, लेकिन प्रोलीन है वो ट्रांस के साथ साथ सिस बॉन्डिंग करेगा, सिस पेप्टाइड बॉन्डिंग, सिस पेप्टाइड बॉन्डिंग करेगा, और सिस पेप्टाइड बॉन्डिंग करेगा जिसकी वजह से जो प्रोटीन के अंदर क्या आएगा, किंक। प्रोटीन के अंदर किंक का मतलब होता है घुमाव। किंक का क्या मतलब हो गया कि कोई चीज मुड़ जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, किंक। तो सिस पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से किसी भी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर किंक प्रोड्यूस हो जाता है जिससे उसकी शेप बिगड़ जाती है, उसकी क्या सीक्वेंस है वो बिगड़ जाती है। तो ये प्रोलीन है, अगर किसी प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होगा तो ये उसकी शेप बिगाड़ने का काम करेगा। शेप बिगड़ जाएगी अगर प्रोलीन किसी प्रोटीन के अंदर है, और प्रोलीन का जो सिंबल है वो पी होता है, सिंबल होता है वो पी होता है। तो ये शेप बिगाड़ने का काम करता है, क्योंकि ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो ट्रांस बॉन्ड के साथ साथ में सिस बॉन्डिंग भी कर सकता है। बाकी जितने भी एमिनो एसिड होते हैं वो ट्रांस बॉन्डिंग करते हैं, जितने भी 19 एमिनो एसिड होते हैं वो ट्रांस बॉन्डिंग करते हैं। इसीलिए जो प्रोलीन है वो हो लेस अमाउंट प्रेजेंट इन प्रोटीन, यानी कि यह आपको प्रोटीन के अंदर बहुत कम ही दिखाई देता है। प्रोटीन के अंदर आपको ये बहुत कम दिखाई देता है, जहां दिखाई देता है उसके अंदर भी बात कर लेंगे कहां दिखाई देता है जब प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटीन के अंदर नहीं दिखाई देता, फिर इसका क्या काम है, इसका काम है ओस्मोलाइट्स की तरह काम करता है। यह ओस्मोलाइट्स की तरह वर्क एज ओस्मोलाइट।
ओस्मोलाइट्स की तरह काम करता है। ओस्मोलाइट्स क्या होते हैं? जो ओस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करते हैं। और ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कि साल्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर, ओस्मोलाइट्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर। ओस्मोलाइट्स का काम इतना ही होता है कि बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना, इसके अलावा चार्ज वगैरह प्रोड्यूस करना और उनका कोई काम नहीं होता है। उनको बॉडी के अंदर इसीलिए स्टोर किया जाता है ओस्मोलाइट्स को, ताकि जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन हो सके, यानी वाटर कंसंट्रेशन है वो मेंटेन हो सके। अगर बॉडी के अंदर ओस्मोलाइट ज्यादा है तो आप जानते हो कि वाटर जो है वो लो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर मूवमेंट करती है, यानी लो साल्ट कंसंट्रेशन से हाई साल्ट कंसंट्रेशन की ओर। तो बॉडी के अंदर अपन साल्ट की कंसंट्रेशन हाई करके रखेंगे तो वाटर की कंसंट्रेशन भी हाई होगी। साल्ट की कंसंट्रेशन या ओस्मोलाइट्स की कंसंट्रेशन हाई करके रखेंगे तो क्या होगी? वाटर की कंसंट्रेशन भी हाई होगी। और अगर ओस्मोलाइट्स की कंसंट्रेशन कम हो गई तो फिर वाटर की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। तो प्रोलीन है वो कैसे काम करता है? एज ए ओस्मोलाइट्स। इसके अलावा प्रोटीन के अंदर इसकी कोई ज्यादा इज्जत नहीं है, क्योंकि यह प्रोटीन के अंदर किंक प्रोड्यूस कर देता है। प्रोटीन के अंदर किंक प्रोड्यूस कर देता है और प्रोटीन के अंदर इसकी ज्यादा कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए रामाचंद्रन प्लॉट पर इसको सबसे कम एरिया मिलेगा। प्रोटीन के अंदर इसको नहीं प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर इसको लेस एरिया मिलेगा, क्योंकि यह क्या होता है? हेलिक्स ब्रेकर होता है। हेलिक्स ब्रेकर हेलिक्स को ब्रेक कर देता है। हेलिक्स प्रोटीन की सीक्वेंस को ही बोलते हैं, तो हेलिक्स को ब्रेक कर देता है। ब्रेकर का क्या मतलब हो गया कि प्रोटीन के अंदर घुमाव बना देगा, प्रोटीन के अंदर किंक पैदा करेगा, जिसकी वजह से इसको क्या नाम दे दिया? हेलिक्स ब्रेकर। तो ये बात थी प्रोलीन के बारे में, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। अब अपन देखेंगे कुछ एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं उनके बारे में। देखिए, एसिडिक एमिनो एसिड का क्या मतलब हो गया? जिसके पास में एसिडिक ग्रुप होता है, और एसिडिक ग्रुप का क्या होता है? COOH। तो एसिडिक एमिनो एसिड्स के अंदर आप देखोगे कि एक तो होता है एस्पार्टिक एमिनो एसिड और एक होता है ग्लूटामिक एमिनो एसिड। दो एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं, एक तो कौन सा हो गया? एस्पार्टिक एमिनो एसिड, और एक ग्लूटामिक एमिनो एसिड। एक तो एस्पार्टिक एमिनो एसिड और एक ग्लूटामिक एमिनो एसिड। ये दो टाइप के अपने एसिडिक एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप इनकी केमिकल स्ट्रक्चर बात करोगे तो कैसी होती है? देखिए, एलानिन के तक तो सबकी कॉमन होती है। इसके अलावा ध्यान रखना, एलानिन यानी ए सिंबल हमने किसको दे दिया था? ए सिंबल हमने एलानिन को दे दिया था। तो एस्पार्टिक को ए सिंबल नहीं देते, तो इसको नाम दिया जाता है डी। इसको नाम क्या दिया जाता है? डी। एंड ग्लूटामिक एमिनो एसिड जी हमने दे दिया था ग्लाइसिन को, तो इसको जी नहीं दे सकते, तो उसको कौन सा सिंबल दिया जाता है? ई। ये चीजें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अभी तक तो अपन जितने भी एमिनो एसिड्स पढ़ रहे थे, उन एमिनो एसिड्स के अंदर क्या देख रहे थे कि जो पहला अक्षर है वही उसका सिंबल है। लेकिन अब आप बहुत सारे एमिनो एसिड पढ़ोगे कि पहला अक्षर है वो तो आप पहले नाम दे चुके हो, तो अब नया नाम दोगे तो नया नाम किसके बेसिस पे दोगे? कुछ और ही बेसिस पे दोगे। तो एस्पार्टिक एसिड के अंदर आप साउंड फील कर रहे हो कि एस्पार्टिक एमिनो एसिड, यानी कि डी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और डी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इसका सिंबल क्या हो गया? डी। उसी प्रकार से ग्लूटामिक एमिनो एसिड, ग्लूटामिक एमिनो एसिड के अंदर आप देख पा रहे हो क्या? ई सिंबल पे ज्यादा जोर दिया रहा है, तो उसको सिंबल क्या नाम दे दिया जा रहा है? ई। ये याद रखने का तरीका है। एस्पार्टिक एसिड के अंदर डी पर जोर दिया जाए या नहीं दिया जाए वो आपकी मर्जी, लेकिन इसका सिंबल क्या है? डी ही होता है। तो याद रखने के तौर पे आप नाम याद रख लो कि एस्पार्टिक एमिनो एसिड के अंदर डी पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये तो हो गया आपका एस्पार्टिक एमिनो एसिड, एंड ये हो गया ग्लूटामिक एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स की केमिकल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं कर रहे अपन, बस एलानिन के स्ट्रक्चर बार बार बना रहे हैं और उसके अंदर एक आधा ग्रुप चेंज कर रहे हैं, नया तो कुछ काम कर ही नहीं रहे।
नया काम अपन कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये है आपके एसिडिक एमिनो एसिड। अब एसिड का क्या मतलब होता है? एसिड का क्या मतलब हो गया कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एसिड में ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा होती है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो पीएच के अंदर ज्ञात करते हो कि जिसकी लो पीएच होती है उसको एसिड कहते हैं, जो हाई पीएच होती है उसको बेस कहते हैं। पीएच क्या होती है? पीएच क्या होती है? हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लॉग क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। पीएच की आप डेफिनेशन क्या दोगे कि हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लॉग क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। अब ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऋणात्मक का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। ऋणात्मक के दो मतलब निकल सकते हैं। एक तो क्या मतलब हो सकता है कि ऋणात्मक का मतलब हो गया कि चार्ज, एक अपन मैं बोल रहा हूं कि जिंदगी नेगेटिव लाइफ की ओर जा रही है तो इसका मतलब जिंदगी उल्टी जा रही है, तो ऋणात्मक का मतलब दो होता है। उसी प्रकार से धनात्मक का मतलब भी दो हो सकते हैं कि एक तो होता है धनात्मक चार्ज, और एक धनात्मक का मतलब दूसरा भी हो सकता है कि पॉजिटिविटी, यानी कि जिंदगी है वो अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। तो यहां पर ऋणात्मक का मतलब चार्ज नहीं है, ऋणात्मक का मतलब है उल्टा। और उल्टे क्या मतलब हो गया कि पीएच की आप डेफिनेशन दोगे 1 हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच घटेगी। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच घटेगी, और जब पीएच घटेगी तो हम उसको बोलेंगे एसिड। हम उसको क्या नाम देंगे? एसिड उसको नाम देंगे। उसी प्रकार से जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटेगी तो पीएच बढ़ेगी, उल्टा चल रहा है ना मामला, तो उस कंडीशन में उसको नाम देंगे बेसिक, कि वह बेसिक कंडीशन में है या बेस है। तो देखिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो एसिड की कंडीशन में जा रहा है। लेकिन यहां आप एस्पार्टिक एसिड के अंदर देख रहे हो कि एस्पार्टिक एसिड पर चार्ज नेगेटिव होता है, यानी कि ये एसिड है लेकिन फिर भी उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। ये क्या है? एसिड है, फिर भी उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। उसी प्रकार से ग्लूटामिक एसिड पर भी नेगेटिव चार्ज है लेकिन फिर भी यह है एसिड है। बाकी नॉर्मल कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था? इसके ऊपर चार्ज बेसिक होना, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए था। तो उल्टा कैसे हो रहा है? ये उल्टा आगे पढ़ेंगे पीआई की वजह से होता है। पीआई क्या कहते हैं उसके बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे, पहले एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये उल्टा किसकी वजह से होता है? पीआई की वजह से। होपफुली आप पीएच का मतलब समझ गए होंगे। हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लोग पीएच कहते हैं। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच घटेगी, पीएच घटेगी तो हम उसको एसिड कहेंगे। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटेगी तो पीएच बढ़ेगी, और पीएच बढ़ेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेसिक कंडीशन बोलेंगे। फिर देखिए एस्पार्टिक एसिड पर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर होता है फॉस्फोरिलेशन। क्या होता है इस पर? फॉस्फोरिलेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर आप एस्पार्टिक एसिड के अंदर देखोगे कि इसके ऊपर होगा फॉस्फोरिलेशन। और एस्पार्टिक एसिड जो है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी यह काम कर सकता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाने का काम भी कर सकता है। फॉस्फोरिलेशन के उसके ऊपर होता है और नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होता है। तो यह एसिडिक एमिनो एसिड और बेसिक एमिनो एसिड। उसी प्रकार से अपन देखेंगे कि बेसिक एमिनो एसिड होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जो बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन, वो भी दो टाइप के होते हैं। उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, जबकि बेसिक कंडीशन के अंदर तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती है, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो उसके ऊपर चार्ज तो नेगेटिव आना चाहिए। तब ये पॉजिटिव चार्ज कहां से आया? तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो पीआई की वजह से आया। उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज कहां से आया? पीआई की वजह से आया। अब ये पीआई क्या है वो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने एमिनो एसिड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हमने कुछ और एमिनो एसिड्स को आगे बढ़ाया। एमिनो एसिड्स में आपको आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोटीन का पार्ट है बायोकेमिस्ट्री में लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि प्रोटीन के ऊपर ही एंजाइम टिके हुए होते हैं, और प्रोटीन अगर
प्रोटीन और एंजाइम अगर कवर हो गया तो आपकी 40% जो बायोकेमिस्ट्री है वो कवर हो गई। यूं समझ लेना कि प्रोटीन एंड एंजाइम अगर कवर हो गया तो आपकी 40% बायोकेमिस्ट्री कवर हो गई, और बायोकेमिस्ट्री कवर हो गई इसका मतलब लाइफ साइंस है उसका जो मेन पोर्शन है वो भी कवर हो गया। तो इस बात का आप ध्यान रखना, इसलिए मैं एमिनो एसिड्स को आराम से पढ़ा रहा हूं, हर एमिनो एसिड्स की अलग प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि कितने एमिनो एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, असेंशियल होते हैं, नॉन असेंशियल होते हैं। ये दोनों ही एमिनो एसिड एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एमिनो एसिड है, वो दोनों ही नॉन असेंशियल एमिनो एसिड है। ये दोनों ही एमिनो एसिड कैसे हैं, नॉन असेंशियल एमिनो एसिड। शायद मैंने पीछे नहीं बताया, जो प्रोलीन होता है वो भी नॉन असेंशियल एमिनो एसिड होता है, ध्यान में रख लेना। प्रोलीन है वो भी नॉन असेंशियल एमिनो एसिड है। उसके पीछे भी मैंने बताया हो या नहीं बताया हो, देखते हैं। हाँ, इसके बारे में मैंने बता दिया। तो ये कुछ और एमिनो एसिड्स हैं जिनको हमने कंटिन्यू किया है। कल अपन शायद अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर एमिनो एसिड्स को कंप्लीट करेंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हो सकता है कि शुरुआत कर दें कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, एमिनो एसिड्स आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं, और ये पीआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि पीआई क्या होती है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।